आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिन्होंने ये साबित किया कि अगर पॉलिटिक्स को अच्छी तरह से यूज किया जाए, उसको इंप्लीमेंट किया जाए तो किस तरह से देश बदल जाता है, पूरी दुनिया में शांति स्थापित हम कर सकते हैं। इनके रिफॉर्म्स, इन्होंने जो कमिटीज बिठाई थी, काफी हद तक इन्होंने अमेरिका को बदला, उसको डेवलप करने में इनका काफी बड़ा हाथ था। एक स्टेप आगे लेके गए, नोबेल पीस प्राइज भी इनको मिला था। जबरदस्त नेता थे ये, गजब के ओरेटर थे। हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द बेस्ट प्रेसिडेंट्स ऑफ अमेरिका, बराक हुसैन ओबामा की, जो कि पहले ब्लैक प्रेसिडेंट भी हैं अमेरिका के। दो पार्ट में लेक्चर आएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये उसका पार्ट 1 है। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी IQ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेक्चर की PDF मेरे फेसबुक पेज @reconnect और मेरी फेसबुक प्रोफाइल सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से है। दोनों ही जगह आपको मिल जाएगी, सवाल भी पूछ सकते हैं। 22,500 रुपए में UPSC का कॉम्प्रिहेंसिव प्री प्लस मेंस पेन ड्राइव कोर्स आपके लिए हम लेके आए हैं। और साथ ही साथ अगर आपका UPSC ऑप्शनल है इनमें से एक, तो आप जो हैं क्या करिए, वेबसाइट विजिट करिए या फिर नंबर्स पे कॉल करिए। आज यानी कि 23 सितंबर तक 50% ऑफ भी है, अवेल करिए और फायदा उठाइए, अपनी ड्रीम जॉब निकालिए। क्या क्या पढ़ने वाले हैं? अर्ली लाइफ देखेंगे भैया, इनका शुरुआती जीवन, नशे के आदी हो गए थे बिल्कुल, उसके बाद किस तरह से ये ताकत में आए, राइज टू पावर, मिस्टर प्रेसिडेंट 2009 से लेकर जो इनका 2017 तक टेन्योर था 8 साल का, वो देखेंगे। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि अमेरिका में प्रेसिडेंट खाली 2 टाइम तक ही रह सकता है, मतलब 2 टर्म तक ही वो रह सकता है, यानी कि मैक्सिमम 8 साल। एक पीरियड जो होता है, एक टेन्योर जो प्रेसिडेंट का होता है वहां पे, वो 4 साल का होता है। चलिए मेरा पहला सवाल, किस अमेंडमेंट के अंदर ये चीज लिखी हुई है अमेरिका में कि वो 2 टाइम तक ही प्रेसिडेंट रहेगा? चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए। और कौन उस समय प्रेसिडेंट थे जो ये अमेंडमेंट लेके आए थे, ये भी बताइए, ठीक है। साथ ही साथ इनकी पॉलिसीज को देखेंगे। देखिए इस लेक्चर में आपको काफी कुछ पता चलने वाला है। मैं इकोनॉमी को बताऊंगा, मैं वहां की पॉलिटिक्स को बताऊंगा, मैं वहां के कॉन्स्टिट्यूशन को बताऊंगा, मैं फॉरेन में जो उस समय हो रहा था, वर्ल्ड में जो हो रहा था, सारी चीज बताऊंगा, इराक वॉर बताऊंगा और हिस्ट्री तो बताता ही चलूंगा। तो काफी कुछ आपको पता चलने वाला है। और हां, डॉलर इतनी पावरफुल करेंसी क्यों है, वैसे तो प्रशांत धवन सर ने एक बेहतरीन वीडियो बनाया है, लेकिन इसमें भी मैं बता दूंगा। जिसको डाउट हो वो मेरे साथ रहे, ठीक है। और एक और चीज बताना चाहता हूं, वैसे तो अमेरिका की हिस्ट्री मैं बहुत बार समझा चुका हूं कई सारे मैंने लेक्चर्स लिए अमेरिका की पर्सनालिटी पे। इब्राहिम लिंकन का लेक्चर लिया था, लाखों लाखों लोग उसे देख चुके हैं, जरूर सुनिएगा। जॉर्ज वॉशिंगटन के बारे में, जो कि अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट थे, उनके बारे में समझाया है। बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में, मार्टिन लूथर किंग के बारे में, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, पूज्य पितामह परम ज्ञानी, सब कुछ जिनको आता है ऐसा ये सोचते हैं, बड़ा क्रिटिसिज्म होता है, ओबामा की पॉलिसी ही पलटती, इनके बारे में भी मैंने समझाया है। तो काफी लोगों के बारे में समझाया है, उसमें अमेरिका की हिस्ट्री में बताता चला हूं। और अब बराक ओबामा की बारी है। बराक ओबामा की अगर हम बात करें तो 4 अगस्त 1961 को इनका जन्म हुआ था। 57 साल के हैं ये। हवाई अमेरिका में है, होनोलुलु कैपिटल है हवाई स्टेट की, यहां पे इनका जन्म होता है। और ये पहले हैं जो यहां पे पैदा हुए थे, ये भी मैं बता दूं, ठीक है। वैसे अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं, अमेरिका के झंडे पे भी 50 स्टार हैं, वो 50 स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्या आपको पता है कि अमेरिका में सब इमिग्रेंट्स हैं? अमेरिका की जो नेटिव पॉलिटिशियन कह रहा हूं, अमेरिका में जो नेटिव लोग हैं वो ट्राइबल हैं, पता है आपको? वो ट्राइब्स हैं, अमेरिका में बहुत सारी ट्राइब्स हैं, 400 से ज्यादा ट्राइब्स हैं, वो नेटिव हैं। बाकी जितने भी हैं ना, मैक्सिमम सब इमिग्रेंट्स हैं, ठीक है। और आज ये मांग उठ रही है कि इन सारे इमिग्रेंट्स को भगा दो, तो इकोनॉमी कैसे डेवलप करेगी? अगर सारे इमिग्रेंट्स चले गए तो इकोनॉमी तो वहीं बैठ जाएगी अमेरिका की। तो ये चीज है, ठीक है। वहां पे अमेरिका में शुरू से ही ब्रिटिश का राज रहा है, ब्रिटिश की कॉलोनी थी। उसके बाद किस तरह से अमेरिका में इंडिपेंडेंस आया, आजादी छीन ली और फिर स्लेवरी स्टार्ट हो गई। जॉर्ज वॉशिंगटन पहले प्रेसिडेंट थे, स्लेवरी स्टार्ट हुई, ब्लैक व्हाइट्स, नॉर्थ और साउथ में अमेरिका डिवाइड हो गया था। साउथ में कॉटन कल्टीवेशन होती थी, स्लेवरी बहुत चरम पे थी, फिर इब्राहिम लिंकन आए। तो इसीलिए बराक ओबामा का जो रोल है वो काफी अहम हो जाता है, क्योंकि ये पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे। तो एक कंट्री जहां पे जिसकी हिस्ट्री इतनी भयानक है,
स्लेवरी इतनी भयानक थी वहां पे कि लोगों को किस तरह से मारा जाता था, इतने अत्याचार होते थे, जानवरों से ज्यादा अच्छा सलूक करते थे बजाय कि जो अफ्रीकन स्लेव थे, इतनी बुरी तरह। और फिर एक इंसान आता है और वो प्रेसिडेंट की पोस्ट पे जाता है, ये एक बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। और हमेशा से स्लेवरी या एपार्थीड, रंग भेदी जो ये पूरी व्यवस्था है, बराक ओबामा हमेशा से उसके खिलाफ खड़े हुए थे, ठीक है। अब क्या है कि इनका जो जन्म था, इनकी जो माता जी थी वो व्हाइट थी और इनके पिताजी थे वो ब्लैक थे, केनिया के थे इनके पिताजी, ठीक है। इनके माता जी का नाम था एन ड्यूनम, जो कि 1942 से 1995 तक थी, और इनके पिताजी का नाम था बराक ओबामा सीनियर। 1936 से 1982 में इनका एक्सीडेंट हो गया था, 21 साल के थे बराक ओबामा जब इनकी डेथ हुई थी। अपने पिता से काफी अटैच्ड थे ये, और इनके पिता जो थे बराक ओबामा सीनियर, ये केनिया के थे, ठीक है। अब क्या है कि इनकी माताजी जो थी वो काफी इंटेलेक्चुअल थी, ठीक है। इनके पिताजी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, दोनों मिलते हैं, दोनों में प्यार होता है। 1961 में, फरवरी 2 1961 में, 6 महीने पहले जब ओबामा का जन्म होने वाला होता है, शादी से पहले ही एन ड्यूनम प्रेग्नेंट हो गई थी, वहां बराक ओबामा का जन्म होता है, ठीक है। लेकिन ये शादी चलती नहीं, इनके पेरेंट्स ने काफी स्ट्रगल किया, नो डाउट। उस समय जैसा कि मैंने बताया था मार्टिन लूथर किंग की जब मैं बायोग्राफी को कवर कर रहा था, तो ये जो पीरियड था ये बहुत ही ज्यादा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का दौर था। और यहां से जो ब्लैक जो थे, जो वहां पे जो ब्लैक्स थे, वो अपने राइट्स मांग रहे थे, और एक रिफॉर्म चालू हो गया था वहां पे व्हाइट्स के खिलाफ, ठीक है। तो इस बीच काफी स्ट्रगल हुआ और इनके जो शादी थी वो ज्यादा चली नहीं। 3 साल बाद ही 1964 में ही इनका तलाक हो गया। ओबामा जो सीनियर थे, जो इनके पिताजी थे, वो केनिया आ गए, अच्छी खासी उन्होंने डिग्री ली इकोनॉमिक्स से, और तीसरी बार उन्होंने शादी की। अगर इनकी माताजी की बात करें तो उन्होंने भी शादी कर ली, उन्होंने शादी की लोलो सोटेरो से, ये इंडोनेशियन थे, ठीक है। तो बराक ओबामा का शुरुआती जीवन जकार्ता में गुजरा है, और काफी अच्छी तरह इनको यह भाषा आती थी इंडोनेशिया, क्योंकि वहीं पे ही पढ़ते थे, शुरुआती जीवन इनका वहीं पे ही था उसी स्कूल में, तो इंडोनेशियन काफी अच्छे से सीख गए थे और वहां के कल्चर भी बहुत अच्छे से इन्होंने सीखा था, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनके पिताजी ने इनको छोड़ दिया था, ओबामा से ये मिलने आते थे, हर क्रिसमस पे आते थे, और ओबामा काफी अटैच्ड भी थे, ठीक है। एक चीज बता दूं कि ओबामा जो थे वो काफी ज्यादा डिवोट क्रिश्चियन थे, ठीक है। इनके माता पिता बिल्कुल एथीस्ट थे, ठीक है, वो ठीक है। और मतलब जो इनकी माता थी वो तो मानती थी बिल्कुल क्रिश्चियनिटी में, लेकिन कभी ये चर्च में बहुत ज्यादा फेवर में नहीं थी कि चर्च में इनकी पढ़ाई हो, इनको भेजा जाए। लेकिन ओबामा बहुत ज्यादा क्रिश्चियनिटी में बिलीव करते थे, काफी रिलीजियस पर्सन थे ओबामा, ठीक है। वो जीसस के रिजरेक्शन, पुनर्जन्म, इन सब में विश्वास करते थे, ठीक है। तो ये चीज थी। तो आप देख सकते हैं कि 6 से 10 साल ओबामा ने इंडोनेशिया में पढ़ाई की, वहीं पे स्कूल था, वहां पे इन्होंने 4 साल बिताए, ठीक है। और उसके बाद वो वापस यहां पे आ गए अपने नाना जी और नानी जी के साथ रहने, ठीक है। और यहां पे फिर उन्हें एक स्कूल था बगल में, प्राइवेट स्कूल था, बहुत ही बढ़िया स्टूडेंट थे ये शुरू से। बराक ओबामा जबरदस्त स्टूडेंट थे, हार्वर्ड लॉ कॉलेज में इनको दाखिला मिला था भैया, सबसे बेहतरीन कॉलेज उस समय का था, और सबसे ज्यादा विवादास्पद कॉलेज भी था, ठीक है। तो वहां से इनको स्कॉलरशिप मिलती है अच्छे स्टूडेंट के कारण, और 5th ग्रेड से लेकर जब तक वो ग्रेजुएट नहीं हुए तब तक 1979 तक उस स्कूल में रहते हैं। बचपन में इनको बैरी बुलाया जाता था, ठीक है। ओबामा बुली क्या है कि देखिए, जो कमजोर होते हैं स्कूल में उनको बहुत ज्यादा बुली किया जाता है। वैसे तो कोई कमजोर नहीं होता है, लेकिन जो बहुत ज्यादा खुल नहीं पाते, जो बहुत ज्यादा पतले दुबले होते हैं, जो बहुत ज्यादा पढ़ाई में होते हैं, उनको काफी, जो बड़े बच्चे हैं, जो बड़े एटीट्यूड में होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा गलत है, बुली किया जाता है। काफी करोड़ का आंकड़ा है कि हर साल बुली, और इसका जो मेंटल जो इफेक्ट है ना वो बहुत ही ज्यादा खराब होता है, ठीक है। लगभग 1.5 करोड़ से भी ज्यादा बच्चे हर साल बुली किए जाते हैं। ओबामा इसके खिलाफ थे बिल्कुल, वो बोल रहे थे कि ये बिल्कुल भी गलत है। मेंटल ट्रॉमा जो होता है ना किसी भी बच्चे के ऊपर, छोटे में जब इतने ज्यादा लोग उस पर चढ़ रहे हैं, आपने तारे जमीन पे देखी होगी, छोटा सा बच्चा होता है वो किस तरह से उसको बुली किया जाता है, किस तरह से उसको परेशान किया जाता है। बच्चे तो बच्चे, टीचर भी उसको नहीं बख्शते। कब समझेंगे कि भैया नन्हे बच्चे हैं वो,
सिखाना काम है उन सबका, लेकिन नहीं, बस छोटा है, जितना बोझ हो सकता है डाल दो। ये पेरेंट्स के लिए भी है। आजकल पेरेंट्स भी पता नहीं एक छोटे से बच्चे पे इतनी ज्यादा उम्मीदों का भार लाद देते हैं कि वो बच्चा वहीं अपने सपने त्याग देता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत है ये, ठीक है भैया, भगवान देखता है, याद रखिएगा। तो क्या है कि ओबामा जो थे बुली के सब खिलाफ थे, ये भी बुली हुए थे, हाँ इसीलिए बोल रहा हूं ये, और इन सब चीजों से बचने के लिए ये अल्कोहल लेने लगे, ठीक है, ये मारिजुआना, ये सब ड्रग्स होते हैं, ये लेने लगे। कोकीन तो भैया नशे के आदी हो गए। महात्मा गांधी भी एक टाइम पे ये सब लेने लगे थे, आपको पता है कि नहीं, 13 साल के थे जब। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ का रिव्यू किया है, देखिएगा उसमें, ठीक है। तो अपने टीनेज ईयर्स में ये सब करते थे, अल्कोहल भी लेते थे और एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते थे। इनके गैंग का नाम था चोम गैंग, जो कि यही पूरा अल्कोहल और ड्रग्स इन सब में ही इन्वॉल्व रहता था और आराम से बिल्कुल एटीट्यूड से ये सारी चीजें करते थे, ठीक है। तो लेकिन फिर बाद में इनको बहुत ही जल्द समझ में आ गया कि ये सब चीजों से कुछ होना जाना नहीं है, अल्टीमेटली करियर पे ही फोकस करें तो वही ज्यादा बेटर है। भैया बचपन है ये, है ना, ऐसी यादें होती है। एजुकेशन की अगर बात करें तो जब 1979 में ये ग्रेजुएट हुए थे, 18 साल में इनका ग्रेजुएशन हो गया था। उसके बाद फिर ये लॉस एंजलिस चले गए, वहां पे फिर ये ऑक्सीडेंटल कॉलेज में पढ़े। फरवरी 1981 में इन्होंने अपनी पहली पब्लिक स्पीच दी। मैं आपको बताता हूं कि जबरदस्त ओरेटर थे, ठीक है, और इनकी जो पर्सनैलिटी थी ना, वो इतनी बेहतरीन थी कि आसपास के लोग बहुत ज्यादा इनसे इंप्रेस हो जाते थे। इनके व्यूज सुन के, इनकी आइडियोलॉजी सुन के, आप इनकी डिबेट्स देखिएगा, आप इनकी स्पीचेस देखिएगा, आप चाह कर भी उस स्पीचेस को बंद नहीं कर पाएंगे, इतना बेहतरीन बोलते थे ये। और सबसे बेहतरीन अच्छी बात यह है कि इंसान अगर गलत बोलता है, भले वो कितना अच्छा ओरेटर हो, लेकिन अगर वो गलत बोलेगा तो आप बहुत गुस्साएंगे, ये हमेशा सही बोलते थे। साउथ अफ्रीका में या अफ्रीका में जो उस समय जिस तरह से रंग भेदी जो एपर्थीड मूवमेंट वहां पे चल रहा था और जिस तरह से अत्याचार होते थे वहां पे, उसके खिलाफ ये पूरा खड़े हुए कि ब्लैक्स को उनका राइट मिलना चाहिए, ये उनका हक है, सिर्फ अमेरिका में नहीं किसी भी देश में हो, ठीक है। तो ये चीज थी। मीनवाइल ये अपने माताजी से मिलने और अपनी जो हाफ सिस्टर उनकी थी उनसे भी मिलने जाया करते थे, लेकिन पढ़ाई से बहुत ज्यादा ये अटैच थे। इनको लॉ करना था, इनको लॉयर बनना था। बहुत ही जल्दी इन्होंने फैसला कर लिया था कि हाँ मुझे पॉलिटिक्स में ही अपना करियर बनाना है। 1983 में 1983 में भारत वर्ल्ड कप भी जीता था, तब बीए डिग्री, बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री इनको मिलती है और उसके बाद ये अपना करियर बनाने अमेरिका में निकल जाए। वैसे अमेरिका में ही होते हैं, शहरों में निकल जाते हैं। पॉलिटिकल साइंस इनका जो सब्जेक्ट होता है वो पॉलिटिकल साइंस होता है। और इसके बाद सबसे बड़ा मौका तब आता है जब ये हार्वर्ड लॉ स्कूल में जाते हैं। जी हां, एक ऐसा स्कूल था वो, एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी वो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, आई एम सॉरी, एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी वो, उस समय बहुत ही ज्यादा गर्मा गर्म माहौल था, ठीक है। व्हाइट्स और ब्लैक में जबरदस्त तरीके से भिड़ंत थी। व्हाइट्स वहां पे अपना वो बोल रहे थे कि नहीं कोई अधिकार नहीं, ब्लैक्स पूरा अधिकार चाहते थे और इसको पूरी तरह से सपोर्ट करते थे बराक ओबामा, ठीक है। बराक ओबामा हार्वर्ड लॉ रिव्यू के पहले एडिटर हुए। 1988 में उनको इस स्कूल में एंट्री मिली, हार्वर्ड लॉ रिव्यू के एडिटर हुए और इन्होंने फिर इस तरह से वहां पे काम किया कि 1991 आते तक ये हार्वर्ड लॉ रिव्यू के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट हो गए। ये एक पूरा एक इशू बन गया, ठीक है, मतलब ये मीडिया के अटेंशन में आ गया, पूरे देश के मीडिया ने इसको कवर किया, रातों रात बराक ओबामा स्टार हो गए थे। पब्लिक स्पीचेस इनकी बहुत ही जबरदस्त थी, हर कोई इनसे बहुत ज्यादा इंप्रेस रहता था। अब क्या है कि भैया ये पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे, ये एक जर्नल के बड़े वहां पे प्रेसिडेंट हो गए, ठीक है। अफ्रीकन्स ने क्या सोचा कि अब ये हमारी मांगों को उठाएंगे। अफ्रीकन्स इनके ऊपर प्रेशर देने लगे, ठीक है, जितने भी वहां पे लोग थे कि अब इसीलिए तुम आए थे और अब हमारे राइट्स के लिए लड़ो। लेकिन बराक ओबामा ने सीधा मना कर दिया। उनका साफ कहना था, देखो यहां ब्लैक और व्हाइट्स की बात नहीं है, यहां बात है इक्वालिटी की। मैं वही चीज करूंगा जो सही है, मैं वही चीज करूंगा जो सबके फेवर में नहीं रहेगी। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर मैं बहुत ज्यादा फेवर कर रहा हूं या उनके ऊपर मैं बिल्कुल फेवर नहीं करना हो। तो इस तरह से इतनी छोटी सी उम्र में बराक ओबामा ये समझ गए थे कि बड़ी जिम्मेदारियों का मतलब क्या है। विद ग्रेटर पावर कम्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। साथ ही साथ ये काम भी करते थे, ठीक है, और काफी लॉ फॉर्म्स में भी ये काम कर रहे थे, वहां पे भी इनकी प्रैक्टिस चालू थी। लेकिन
जब ये जेडी डिग्री, जेडी का जो फुल फॉर्म है ज्यूरिस डॉक्टर, ये लॉ की डिग्री होती है और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इन्होंने 1991 में ली और उसके बाद फिर ये शिकागो आए और वहां पे फिर ये इन्होंने अपना जो करियर है एज अ लेक्चरर वो शुरू कर दिया। तो फिर क्या होता है कि 1996 में ये इलिनॉय सेनेट में इलेक्ट हो जाते हैं। मीनवाइल जैसा कि मैंने कहा कि 1992 से 1996 तक ये वहीं पे ही पढ़ाते हैं, लॉ पढ़ाते हैं और उसके बाद फिर 1996 से 2004 तक ये सीनियर लेक्चरर होते हैं। ठीक है, तो मीनवाइल ये एक टीचर भी थे, पढ़ाना भी इनका चालू है, काफी अच्छे से पढ़ाते थे, ये अच्छे टीचर रहे होंगे, वैसे मैंने तो इनके लेक्चर नहीं सुने। तो वहां पे भी ये इलिनॉय सेनेट में ही सिलेक्ट होते हैं 1996 में। ये बहुत बड़ा मौका था। दोस्तों मैं अमेरिकन पार्लियामेंट के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। देखिए यूएस की जो पार्लियामेंट है वो दो में डिवाइडेड है। ठीक है, एक है सेनेट, दूसरी है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, सेनेट की अगर बात करें तो ये अपर हाउस होता है बेसिकली। ठीक है, यहां पे 100 मेंबर्स हैं और जैसा कि भारत में होता है कि 30 साल एज चाहिए होती है, आपको अमेरिका का सिटीजन होना चाहिए, ये सारे प्रोविजंस होते हैं जिस तरह से भारत में है। ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा से आप कंपेयर कर सकते हैं। भारत का राज्यसभा, अमेरिका का सेनेट, भारत का लोकसभा, अमेरिका का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। यहां पे टोटल 435 मेंबर होते हैं। ठीक है, अब क्या है कि दो पार्टियां हैं यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट, एक है रिपब्लिकन, दूसरी है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक 1828 में आई थी। ठीक है, रिपब्लिकन ग्रैंड ओल्ड पार्टी भी इसको बोला जाता है, ये 1854 में आई थी। रिपब्लिकन वही पार्टी है जहां से इब्राहिम लिंकन निकले थे भैया, पहले प्रेसिडेंट, और डेमोक्रेटिक थॉमस जेफरसन से अपना पूरी लेगेसी को ये रिलेट करती है और पुरानी पार्टी है डेमोक्रेटिक। बराक ओबामा बिलोंग करते थे डेमोक्रेटिक को, जॉर्ज डब्ल्यू बुश और डोनाल्ड ट्रंप ये किसको बिलोंग करते हैं, रिपब्लिक को। ठीक है, तो बराक ओबामा डेमोक्रेटिक और जॉर्ज डब्ल्यू बुश और डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन। और एक चीज और बता दूं, बताना भूल गया था, बराक ओबामा 44वें प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, और डोनाल्ड ट्रंप 45वें, तो ये भी याद रखिएगा। और इसमें ये सब किसको रिप्रेजेंट करते हैं, जो 50 स्टेट्स है ना अमेरिका की, उन सबको ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या है कि ये इलिनॉय की सेनेट में इलेक्ट हुए 1996 में। आप देख सकते हैं कि यहां पे इनका पॉलिटिकल कैरियर शुरू हो गया है। एक चीज और बताता हूं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अमेरिका में फेडरल स्ट्रक्चर है। अगर ये चीज नहीं बताऊंगा तो जो आने वाली कॉम्प्लेक्स चीजें हैं उसको समझ नहीं पाएंगे आप। ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है, मल्टी लेयर गवर्नमेंट। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट, जैसे भारत में अगर 3 टियर गवर्नमेंट है, सेंट्रल, स्टेट, उसके बाद फिर आप जो सिटीज में गवर्नमेंट होती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है। ठीक है, सेम चीज अमेरिका में भी है। ठीक है, अमेरिका में भी सेंटर, स्टेट। अब यहां पे क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो राइट्स है, यहां पे सेंटर का भी है और स्टेट्स का भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, और सेंटर और स्टेट की पावर जो है वो इक्वल है अमेरिका में, यूएसए में, याद रखिएगा। भारत में सेंट्रल ज्यादा स्ट्रांग है और स्टेट जो है उसकी पावर थोड़ी वीक है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वहां पे स्टेट और सेंटर, स्टेट का भी अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, 50 स्टेट्स का अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, और दोनों की पावर बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, तो ये चीज है। इसी बीच यहां पे इलिनॉय से चुन के आते हैं आपके बराक ओबामा। ठीक है, 1998 में इनका वापस री इलेक्शन होता है। लिबरल इंसान थे ये, हेल्थ केयर में इनको सबसे ज्यादा रुचि थी कि पूरा हेल्थ सिस्टम जितने लोगों को हो सके इस हेल्थ केयर के अंदर लेके आओ। अफ्रीकन्स को राइट्स नहीं है, अफ्रीकन अमेरिकन को राइट्स नहीं है, उनको ज्यादा राइट्स दो। बहुत ज्यादा गरीबी है, गरीबी देखिए, गरीबी होना अभिशाप नहीं है, किसी गरीब का बीमार पड़ जाना यह बहुत बड़ा अभिशाप है। अगर कोई बीमार पड़ गया, कोई गरीब बीमार पड़ गया, वो वहीं खत्म, उसकी सारी पूंजी वहीं लग जाती है और उसका जीवन जो है वो वहीं खत्म हो जाता है। ठीक है, अब उस केस में आपको एक बहुत बेहतरीन हेल्थ सिस्टम चाहिए, आपको इंश्योरेंस चाहिए। आप जितने लोगों को हो सके आप इंश्योर करिए, स्पेशली जो पॉवर्टी स्ट्रिकन है, जिनके ऊपर गरीबी है, उनको इंश्योरेंस दीजिए। ठीक है, तो ये बराक ओबामा का सबसे इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं कि ये लक्ष्य था कि सबको, जितने लोगों को हो सके
हम कम से कम हेल्थ केयर के अंदर तो लेके आए। ओबामा केयर, मोदी केयर, वहीं से ही मोदी केयर निकला है। ओबामा केयर ने हेल्थ सिस्टम में, मतलब ओबामा ने हेल्थ सिस्टम में काफी कुछ किया था, ठीक है। अब जैसे ही ये सिलेक्ट हुए तो इन्होंने क्या किया, टैक्स क्रेडिट को बढ़ाओ, इंसेंटिव होता है, सरकार देती है, ज्यादा टैक्स तो नहीं दे दिया, या क्या कहते हैं कि कुछ अमाउंट सब्ट्रैक्ट होता है टैक्सेशन में से, ताकि जो आम पब्लिक है उसको फायदा मिले, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर रिफॉर्म्स लेके आओ, जितना भी हो सके सब्सिडीज दो चाइल्ड केयर के लिए, बच्चों को सब्सिडीज दो ताकि चाइल्ड की जो केयर है वो अच्छे से की जा सके, जिसमें हेल्थ केयर अगेन ज्यादा आता है, सरकार उसमें बहुत ज्यादा खर्च करेगी और जो आम इंसान पे है वो कम भार आएगा। तो ओबामा में ये सब सोच के रखा था और इन्हीं रिफॉर्म्स की वजह से बहुत जल्द वो पार्टी की नजरों में आ जाते हैं, ठीक है। इन्होंने एक चीज और बहुत जबरदस्त की थी, वो भी बताना चाहूंगा मैं। इन्होंने 1992 में एक प्रोजेक्ट वोट स्टार्ट किया था। जिन जिन के पास वोट्स के राइट्स नहीं थे या जो जो रजिस्टर्ड नहीं थे अमेरिकन अफ्रीकन्स, उन सबको इन्होंने राइट्स दिए थे। लगभग 1.5 लाख से लेकर 4 लाख तक अफ्रीकन अमेरिकन को रजिस्टर किया था। वोटिंग का राइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसके बाद फिर 2004 में जब इलेक्शन की कैंपेन हुई यूएस सेनेट के लिए, ये तो स्टेट की बात है ना, अभी तो ये स्टेट इलिनॉइस 13th डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे सिलेक्ट हो रहे ना। अब ये धीमे धीमे सेंटर की तरफ बढ़ेंगे, तो सेंट्रल इलेक्शन के लिए अब इनकी कैंपेनिंग स्टार्ट हो गई है। 2004 में इनका जो नाम है यहां से नॉमिनेट होता और यहां से आया, ठीक है। बहुत ज्यादा, जैसा कि मैंने कहा कि इतने ज्यादा इन्होंने अच्छे रिफॉर्म्स किए थे कि पार्टी इनको दूर नहीं रख पाई, और ओरेटर तो अच्छे थे ही। एक चीज और बता दूं, इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि बराक ओबामा बहुत ही ज्यादा अच्छे थे। इनका एक दूसरा साइड ये भी है, अपने ओपोनेंट्स को छोड़ते नहीं थे। जब इनकी प्रेसिडेंशियल कैंपेन चल रही थी तो इनकी बहुत जबरदस्त प्रतिद्वंदी, कट्टर प्रतिद्वंदी थी हिलेरी क्लिंटन, बिल क्लिंटन की वाइफ। बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी होती थी, लेकिन चालाकी से बराक ओबामा ने साइड में कर दिया। पैनी नजर होती थी इनके अपोनेंट्स पे, ठीक है। तो ऐसा कुछ ये नहीं है कि मतलब बहुत ही बढ़िया या बहुत ही लिबरल है, ठीक है। और 2004 नवंबर 2004 में ओबामा को यूएस सेनेट में चुन लिया जाता है, और जब ये चुने जाते हैं तब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलते हैं, इराक वॉर से अमेरिका को निकालो। देखिए अमेरिका की हमेशा क्या नीति रही है, अमेरिका दो देशों को लड़वाएगा और उसके बाद दोनों को हथियार सप्लाई करता है। मैक्सिमम आज आप डिस्टर्बेंस जो वर्ल्ड में देख रहे हैं वो अमेरिका की ही वजह से है। यहां पे इराक का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। सद्दाम हुसैन की मैंने बायोग्राफी का रिव्यू किया है, लाखों लोग उसे देख चुके हैं, आप देखिएगा, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि अमेरिका ने वहां पे क्या किया। सद्दाम हुसैन को एक तरह से अमेरिका ने ही बनाया, बाद में वो अमेरिका के खिलाफ हो गया। अब जब वो अमेरिका के खिलाफ हुआ तो इतनी बुरी तरह से उसने वॉर छेड़ दिया, गल्फ वॉर भैया, 1991 का गल्फ वॉर, जिसका इफेक्ट भारत पे तो बहुत ही बड़ा पड़ा था। सारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व चले गए थे, कुछ बचा ही नहीं था, भारत को अपनी इकोनॉमी खोलनी पड़ी थी, लोन लेना पड़ गया था, ठीक है। तो क्या है कि गल्फ वॉर हुआ था, इसमें जो सद्दाम हुसैन है पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गया था। गल्फ वॉर क्या था, इराक ने कुवैत पे इन्वेड कर दिया था टेरिटरी के पीछे। कुवैत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स था ऑयल के लिए। कुवैत ने मदद मांगी, एक कोएलिशन बना, काफी कंट्रीज ने एक साथ इराक पे अटैक किया। अब इसका इफेक्ट क्या था, इसका इफेक्ट ये था कि अमेरिका इराक की भयंकर दुश्मनी हो गई, सैंक्शंस लगा दिए, बोले कि ये इराक के पास इतने सारे बॉम्ब हैं, इतने सारे जो न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहे हैं, उठा के इसको डिस्ट्रॉय करना हमारी जिम्मेदारी है। तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश इराक के सिविल वॉर में घुस गए। जॉर्ज डब्ल्यू बुश की एक नीति थी, सेना को घुसाओ जितना हो सके। बराक ओबामा बोलते थे सेना को निकालो। बराक ओबामा ने बोला कि अरे उनका सिविल वॉर है, उनकी प्रॉब्लम है, हर चीज में टांग अड़ाना सही नहीं होता है। हमारी आर्मी ने बहुत ही बेहतरीन इराक में परफॉर्म किया, लेकिन अब यह वक्त आ गया है कि उसको वहां से निकाला जाए, क्योंकि सोल्जर्स की जानें बहुत ज्यादा जा रही हैं वहां पे। उनका मैटर है, वो लोग अपने से सुलझा लेंगे। जॉर्ज डब्ल्यू बुश मानने को तैयारी नहीं थे। आपको जान के हैरानी होगी कि जब बराक ओबामा प्रेसिडेंसी उन्होंने संभाली, उससे ठीक पहले जॉर्ज डब्ल्यू बुश एक बहुत बड़ा ट्रूप और ज्यादा इराक में भेजने वाले थे। लेकिन फिर जैसा कि मैंने बताया, बराक ओबामा आ गए और उन्होंने सक्सेसफुली ट्रूप को विड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो ये इस नीति के हमेशा से ही खिलाफ थे बराक ओबामा, प्रेसिडेंट बुश की नीति से, ठीक है। तो ये चीज थी। अब क्या होता है कि
2004 में जब ये जीते तो इन्होंने स्पीच दी थी, वो रिकॉर्ड तोड़ दिया। एक तो जो ये बोलते थे, इनकी टीवी कैंपेनिंग बहुत बढ़िया होती थी, इनकी टीम इतनी बेहतरीन होती थी, सब कुछ मैनेज करती थी कि रातों रात इनको पब्लिसिटी मिलती थी। और ये फिर अब देश की नजरों में भी आ गए थे बहुत ही बढ़िया तरीके से। और उसी वक्त इन्होंने डिसाइड कर लिया, 2005 जब यूएस के सेनेट में इनका इलेक्शन हुआ, उसी वक्त ही अब इन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब दिल्ली दूर नहीं, अब अमेरिका दूर नहीं, चलो प्रेसिडेंशियल कैंपेन अब शुरू करते हैं। और धीमे से ही इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया और प्रेसिडेंशियल सीट के लिए अपना नाम अनाउंस कर दिया। लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी में प्रेसिडेंशियल इतना आसान नहीं था, काफी और भी प्रतिद्वंदी थे। हिलेरी क्लिंटन इसमें सबसे पहले, तो हिलेरी क्लिंटन ने बहुत जबरदस्त तरीके से अटैक किया। अमेरिका में प्रेसिडेंट के जब इलेक्शन होते हैं तो एक बहुत बढ़िया चीज होती है, दोनों लीडर्स को बिठा के एक सीरीज ऑफ डिबेट्स होती है। काश भारत में भी हो, कितना बेहतरीन होगा कि अगर भारत में भी टॉप लीडर्स एक दूसरे से बहुत कंस्ट्रक्टिव बहस करें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो अमेरिका ने 2 बिल इंट्रोड्यूस किए थे। एक तो जो भी अगर इलेक्शन में फ्रॉड हो रहा है उसको पकड़ के हटाओ, और दूसरी चीज कि इराक में जो इराक वॉर हो रहा है, सेना को निकालो, उसको एस्केलेशन से रोको। ये एक्ट थे उनके। साथ ही साथ वो काफी इन्होंने एनवायरमेंट वर्क किए, एजुकेशन, लेबर में काफी ज्यादा एक्टिव थे, होमलैंड सिक्योरिटी, ये सब मैं अगले पार्ट में आपको ज्यादा अच्छे से समझाऊंगा। अभी फिलहाल मैं ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं करूंगा। अगर हम पर्सनल लाइफ की बात करें तो ओबामा की जो बीवी है मिशेल ओबामा, उनसे शादी हुई है। एक बहुत ही सिंपल लेडी, बट उनकी बड़ी हाई थिंकिंग है। दोनों मिलते हैं, दोनों में प्यार हो जाता है, और उनकी फिर बेटियां भी हैं, 2 बेटियां हैं, मिला एन और नताशा। ठीक है, तो फिर अगले पार्ट में अब बाकी चीज हम देखेंगे। अगले पार्ट में हम इकोनॉमी जानेंगे और देखेंगे कि जब बराक ओबामा प्रेसिडेंसी में आए तो किस तरह से उन्होंने इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर दिया। यह चीज हम देखने वाले हैं अगले लेक्चर में। 2009 से 2017 तक क्या हुआ, ये सारी चीजें देखने वाले हैं। मेरे साथ जुड़े रहिएगा, तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।